Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. My name is Meghna Kanodia and in this session we are going to discuss a very important current event, right? So here we are going to discuss about space, है ना? जैसे एस्ट्रोनॉट्स किसी भी स्पेस रिसर्च के लिए स्पेस पर जाते हैं एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए, लेकिन क्या होगा जब ये लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा कुछ हम जानने वाले इस सेशन के थ्रू, राइट? अब यहाँ पर एक न्यूज बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे बनी हुई है कि सुनीता विलियम्स एंड बेरी विलमोर इन दोनों को इन स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन इनकी जो रिटर्न जर्नी है वो किसी रीजन से कैंसिल कर दी जाती है और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है टिल फेब 2025 कि फेब 2025 में दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक टू अर्थ। तो ये सारी चीजें हैं क्या, कैसे वर्क करती हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं एंड व्हेन दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक। In this session we are going to discuss each and everything, and the session is going to be very informative, very attractive, and you will enjoy the session, right? So first let me introduce you all about the current event or the current news, what is the main thing which is in news, right? So अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में कि नासा ठीक है, नासा ये अनाउंस करता है कि जो बोइंग का स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल है जिसमें सुनीता विलियम्स एंड बेरी विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, वो जो फ्लाइट है उनको वापस लाने का जो ड्यूरेशन था अब वो एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, बिकॉज नासा अनाउंस्ड कि ये जो फ्लाइट वापस उनको लेकर ही आने वाला था, जो क्रू कैप्सूल था, वो अब इतना सेफ नहीं है कि उनको वापस अर्थ पे ला सके। ठीक है, तो नासा तो क्या उनको अर्थ पे वापस नहीं लाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो नासा ने ये अनाउंस किया कि ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं ये स्पेस पे रहने वाले हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले हैं टिल फेब 2025, तब इनको वापस लेकर आया जाएगा और इनकी जो रिटर्न जर्नी है वो एज पर प्लान रिटर्न जर्नी किससे होने वाली है? स्पेस एक्स के क्रू कैप्सूल से होने वाली है, राइट? स्पेस एक्स का एक क्रू कैप्सूल लॉन्च किया जाएगा और वो इसी मंथ लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2024 में, एंड दे आर गोइंग टू रिटर्न बैक इन फेब 2025, राइट? तो ये हो गया इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं, राइट? अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इससे आपको एक चीज ध्यान में आ जाना चाहिए। जैसे आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहां से आपको समझ में आ रहा है एक बहुत बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट है, तो इट इज अ लार्ज स्पेसक्राफ्ट और लार्ज स्पेस स्टेशन, ठीक है, जिसको असेंबल किया गया है यहाँ पर और मेंटेन किया जा रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, राइट? लो अर्थ ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है? अबाउट 400 किलोमीटर्स होता है, राइट? 400 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पे जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है प्लेस्ड है और अर्थ है ना, अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका काम क्या है? वहां सिर्फ उसको घूमते रहना है क्या? नहीं, ये एक लैबोरेटरी है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करती जाती है, पूरा लैब की तरह रहेगा, ये लैब की तरह ही होता है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। पर्पस क्या होता है उनका यहाँ पे जाने का? कि यहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं? स्पेस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, जितने भी स्पेस के वेदर या स्पेस के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वो कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली अलाउ करता है, या जो लैब है वो अलाउ करता है एस्ट्रोनॉट्स को कि वो अपने साइंटिफिक रिसर्च को एक बेहतर तरीके से कर सके। जो भी वो रिसर्च करने वाले हैं वो अल्टीमेटली किसको बेनिफिट करने वाला है? जो अर्थ पे लोग रह रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें काम होता है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। अब यहाँ पर देखिए, ISS इज द लार्जेस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस। लॉन्च कब हुआ था? ये नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। इट सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। ISS इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। अब कुछ 5 यहाँ पे स्पेस एजेंसीज हैं, 5 कंट्री की स्पेस एजेंसीज हैं जिनके बीच में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, राइट? एक है आपका यूनाइटेड स्पेस की जो स्पेस एजेंसी दैट इज नासा। फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। यूरोप की स्पेस एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान है, उसकी स्पेस एजेंसी कौन है? जाक्सा। एंड कनाडा की जो स्पेस एजेंसी दैट इज CSA, राइट?
तो ये सारी जो 5 स्पेस एजेंसीज है 5 कंट्रीज की, इनके बीच में कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया। International Space Station is an orbit about 4,000 kilometers above Earth and it travels around Earth at a speed of about 28,000 kilometers per hour ये करता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है वो कब लॉन्च करने वाला है, तो उसका ईयर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। अब देखिए स्पेस स्टेशन आपको दिखता कैसे है कि अर्थ के इस तरीके से वो आजू बाजू घूम रहा है उसके सराउंडिंग्स पे, है ना, इसको इतना स्पीड पर, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्लोट करती हुई दिखेंगी। इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ठीक है। इसमें हम ये भी जानने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्पेस टर्म, जब भी आपके आप स्पेस टर्म के बारे में सुनते हैं, इट मीन्स आप कह रहे हैं कि एक ऐसा एरिया है जो बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट इज माइक्रोग्रेविटी। तो माइक्रोग्रेविटी का कंडीशन क्या है, तो माइक्रोग्रेविटी जो होती है एक ऐसा कंडीशन है जहां पर ग्रेविटी या तो बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होगा, और इस एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी या कम ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करने लगते हैं, एकदम अराउंड मतलब इजी मूवमेंट हो जाता है इसका, फ्लोट करने लगेंगे, राइट। या फिर हम माइक्रोग्रेविटी को ऑल्टरनेटिव वे पे कह सकते हैं वेटलेसनेस। तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करने लग रहे हैं। आप कोई भी है तो वो फ्लोट करने लगता है। अब ये जो स्पेस का एनवायरनमेंट है वो बॉडी पर कैसे इफेक्ट होता है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट गया है, अब उसका जो पीरियड ऑफ लिविंग है वहां पर वो एक्सटेंड कर दिया जाता है कि उसे अब इतने लंबे टाइम तक वहां पे रहना है। तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस पर गए, 100 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल जाते हैं और उन्हें माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, तो अलग अलग सिम्टम्स वो शो करते हैं। अब हमने एक ट्रिप में ये चीज नहीं डिस्कवर की है कि एक ट्रिप है और उससे ही सारा उनका जो भी डिस्कवरीज थी वो एक ही ट्रिप में हमने बता दी, नहीं। ऐसी बार बार ट्रिप्स हुई, बार बार ट्रिप्स में अब क्योंकि माइक्रोग्रेविटी की जो कंडीशन होती है ना, तो उसमें प्रॉपरली चीजों को डिस्कवर करना और उतना रिलायबल नहीं होती है वो इन्फॉर्मेशन। तो इस कंडीशन के कारण इट बिकम्स डिफिकल्ट और नॉट रिलायबल टू स्टडी ऑल इफेक्ट्स ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन द बॉडीज, कि किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इतनी सारी नंबर ऑफ ट्रिप्स के बाद से हमने अलग अलग सिम्टम्स देखे, है ना, रिसर्चर्स जो थे उन्होंने अलग अलग सिम्टम्स देखे और अलग अलग चीजें डिस्कवर्ड की। तो जो ब्रॉड ट्रेंड्स निकल के आए उनकी डिस्कवरीज के बाद से, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है कि जब माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, राइट। उसके बाद से अगर फूड उनके गट से स्लोली मूव हो रहा है तो इस कारण से उन्हें वेट गेन होने लगेगा। Around 70% of the astronauts involved in long duration space flight develop a condition, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म की स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम होता क्या है, साइंस क्या है, इसके बारे में आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में टर्म पूछा जा सकता है, राइट। तो ये हम समझ लेते हैं कि ये क्या कंडीशन है। तो जब एस्ट्रोनॉट्स एक लंबे ड्यूरेशन तक स्पेस फ्लाइट पर जाते हैं और उन्हें ऑल्टर्ड ग्रेविटी की कंडीशन को फेस करना पड़ता है, तो जो इफेक्ट डेवलप होता है इसके कारण उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टली सैंस रेफर करते हैं, राइट। इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं आपकी बॉडी में कि विजन ऑल्टरेशन होने लगेगा, राइट। आपको विजन में प्रॉब्लम आने लगेगा, विजन ऑल्टरेशन होगा, कॉग्निटिव इफेक्ट्स होने लगेंगे, कुछ कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, तो ये चीजें होने लगेगी, और ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगेंगे। तो ब्रेन जो है उसमें क्या दिखाई देने लगते हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड आपके हेड में एंटर करेगा और बैक ऑफ द आई में एंटर करने लगता है, जो कि आई साइट को इफेक्ट करता है। इट कैन लीड टू विजन लॉस एंड अदर हेल्थ इश्यूज। तो आई होप ये आपको टर्म क्लियर हो। इस तरीके से पीछे आई के पीछे फ्लूइड आने लगता है एकदम से ज्यादा, और विजन लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, या ये विजन को एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है काफी ज्यादा, है ना। ये चीजें होती हैं। कुछ मोर इफेक्ट्स जो हैं बॉडी पे देखे गए। अब क्या होता है कि बॉडी की वेटलेसनेस एक्सपीरियंस के कारण जो हार्ट है वो कम काम करता है, और इसके कारण वो क्या होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। ब्लड लॉसेस मोर ब्लड सेल्स पर डे दैन इट डज ऑन द ग्राउंड। जितना ग्राउंड में कर रहा है उससे ज्यादा ब्लड आपके रेड ब्लड सेल्स लॉस होने लगेंगे,
और जिसके कारण जो उनकी डाइट्स है उसको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दी सके। तो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं उस टाइम पर कि एस्ट्रोनॉट्स जब लंबे समय तक यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरीके से उनकी बॉडी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस टाइम पर हमें उनकी डाइट्स को काफी ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उनकी बॉडीज को डिलीवर हो सके और ज्यादा से ज्यादा सेल्स का फॉर्मेशन हो सके, राइट, ज्यादा सेल्स बनते रहें और जो प्रॉपर सिग्नल्स उनकी बॉडी पे ब्रेन की तरफ भेजे जा रहे हैं वो सिग्नल्स भी इफेक्ट ना हो प्रॉपरली, वो भी काम करे, तो उनकी डाइट को सबसे ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखा कि हमने उनकी बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या रीजंस हैं जिसके वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो रिसर्चर्स ने उस चीज को भी आइडेंटिफाई किया। हालांकि कुछ भी चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली डेवलप नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ट्रिप्स के बाद ये डिस्कवरीज की गई हैं, क्योंकि उन कंडीशंस में इजी नहीं होता है कि कोई भी चीज परफेक्टली डिस्कवर की जा सके। तो ये जो सिम्टम्स है वो किस रीजन से हो रहे हैं, रिसर्चर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस देखे हैं। सबसे पहले है रेडिएशन एक्सपोजर, राइट। सेकेंड इज कन्फाइंड एनवायरमेंट पे रहना पड़ता है आपको काफी लंबे समय तक। ऑल्टर्ड जो ग्रेविटेशन है, ऑल्टर्ड ग्रेविटी है, उसके कारण से ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, कि जितना ज्यादा टाइम एस्ट्रोनॉट स्पेस पे स्पेंड करेंगे उतने ज्यादा प्रोनाउंस्ड सिम्टम्स उनको देखने मिलेंगे अपनी बॉडी पर, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज रेंज ऑफ टाइम जो एस्ट्रोनॉट स्पेंड करते हैं स्पेस पर, तो आपको दोनों लाइंस को इस तरीके से देखना है। जो टाइम 1 मिनट था 1960s में, अब वो एक्सटेंड हो चुका है 10 मिनट्स 2020s की। अगर हम बात करेंगे तो पहले जब ये लोग सिर्फ 1 मिनट पर रहते थे, वो जो ड्यूरेशन अब लंबा हो चुका है कि अब 10 मिनट तक रह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पहले ड्यूरेशन 1960s में 1 मंथ था, अब वो कितना एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 मंथ्स कर दिया गया है 2020s में। तो हर एक एक्सपेडिशन टू ISS पर जो होता है वो अप टू 6 मंथ्स लॉन्ग तक वहां पर रह सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें बाय जनवरी 31, 2025 जो विलियम्स एंड विलमोर हैं वो 240 दिन स्पेंड कर चुके होंगे स्पेस पर, राइट, क्योंकि जान 31 तक का हम काउंट कर रहे हैं, तो तब तक ये दोनों वहां पर इतना टाइम स्पेंड कर चुके होंगे। अब हाउ मच डू वी नॉट नो। अभी तो हमने चीजें देखी कि हमें रिसर्च से क्या क्या चीजें पता चल गई, लेकिन अब कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं पता चली हैं। तो our understanding of the effects of space flight on humans have many certainties, बहुत uncertainties रहती हैं कि हम जो भी चीजें पता लगाते हैं रिसर्चर्स के द्वारा, जो भी चीजें पता लगाई जाती हैं उनमें काफी चीजें अनसर्टेन रहती हैं। जैसे सबसे पहले रिसर्चर्स ने ये कहा कि still they need to understand which effects of space flight are of health related importance, है ना। हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंस के कौन से इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। They are studying whether various nutrients and drugs are metabolized differently in space, किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा है डिफरेंटली स्पेस में। और 2022 की एक रिपोर्ट आती है जिसमें नासा ये सजेस्ट करता है कि वो एक बहुत ही पोर्टेबल ऑप्टिकल कोहेरेंस मशीन डेवलप कर रहा है ना, जो ऑनबोर्ड स्पेसक्राफ्ट पर यूज कर सकें कि किस तरीके से बॉडी पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें स्टिल डेवलपिंग स्टेज में हैं, अभी बहुत सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं जिससे हम एक बहुत ही सर्टेन डेटा इकट्ठा कर सकें कि किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें इसके लिए, राइट। अब इसके लिए जब स्टडी की जाती है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, दैट इज स्पेस ओमिक्स। तो ये स्पेस ओमिक्स टर्म है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी की हैबिट है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछना है, और बहुत ही क्लोज ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टर्म, right? It is a set of studies involved in which the body can be affected by the space environment. जब ये सारी चीजें पढ़ी जाएं कि किस तरीके से बॉडी स्पेस एनवायरनमेंट में इफेक्टेड होने वाली है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, स्पेस ओमिक्स कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड के अराउंड साइंटिस्ट इस चीज पर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के साइंटिस्ट भी इस पर काम कर रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं स्पेस ओमिक्स प्रोसेसिंग के, ताकि बेहतर तरीके से रिसर्च किया जा सके, एथिक्स गाइडलाइन बना सके स्पेस ओमिक्स के लिए। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। इसके बाद से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक समझा, क्या चीजें न्यूज में थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर कवर किए। तो ये सारी चीजें हैं इस सेशन में। आई होप यू एंजॉय द सेशन। काइंडली शेयर योर फीडबैक विद अस। योर वैल्यूएबल फीडबैक विल हेल्प अस टू इवॉल्व and create more such content. Subscribe our channel for related content. Thank you everyone.